Hello everyone. I'll start with the screen sharing. Today we will learn the sums on banking companies' final accounts. As we have already discussed with the format of both balance sheet as well as profit and loss account. Today we will start with the first sum where we will be preparing profit and loss account. So let us start reading the question. From the following information, prepare the profit and loss account of Trinity Bank Limited for the year ended 31st March 2013. So in this question, we have been asked to prepare the profit and loss account of Trinity Bank Limited for year ended 31st March 2013. Now, as we have discussed the profit and loss account format in the last lecture, the format of the profit and loss account consists of income and the format of profit and loss account consists of income and expenditure. Now, while doing this chapter, we have to look from the point of view of the bank. तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचेंगे तो बैंक के लिए इनकम क्या है और बैंक के लिए एक्सपेंस क्या होगा, वी विल बी थिंकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. So now what is given the trial balance, but trial balance is not balanced. ये डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है क्योंकि टैली अमाउंट भी नहीं है. So this is just the information given of the trial balance, and from this information we have to prepare. and trial balance में तो asset and liability भी होता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में बोला गया है. तो ये एक इंफॉर्मेशन से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले देखो व्हाट इज गिवन इन द पर्टिकुलर. द फर्स्ट थिंग गिवन इज इंटरेस्ट ऑन लोन. नाउ बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को. तो जब लोन देगा बैंक पब्लिक को, तो बैंक को बदले में क्या मिलेगा, बैंक को बदले में इंटरेस्ट मिलेगा. सो दिस इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन इनकम टू द बैंक. सो ये इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, interest on loan. And one more thing, we while doing the sum we will be omitting 3 zeros. 3 जीरो कम करके लिखेंगे बिकॉज बैंकिंग फाइनल अकाउंट में हमेशा फिगर्स अमाउंट्स इन थाउजेंड्स होता है. हम 3 जीरो हमेशा इसलिए कैंसिल करते हैं. देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. नाउ बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स. तो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक को पैसा मिला है, तो ये पैसे के बदले में बैंक इंटरेस्ट पे करेगा. तो इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन एक्सपेंस टू द बैंक. सो इंटरेस्ट और लोन इनकम है क्योंकि ये इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको लोन दिया है बैंक ने वो इंटरेस्ट पे करेंगे. और बैंक ने जिनसे एफडी के रूप में पैसा लिया है, एफडी के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. मिलता है लोन पे इंटरेस्ट और पे करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. सो वी हैव टू थिंक हियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक. Then the next one is rebate on bill discounted 4,90,000. Now, as I have told you earlier also, bills discounted means whenever a person is in urgent need of the money and he has a bill of exchange जिसमें वो person को
फ्यूचर में पैसे मिलने वाला है, बट रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी इज टुडे, पैसे आज चाहिए, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पैसे फ्यूचर में मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज जनवरी एंड पैसे मिलने वाला है अप्रैल में, पैसे मिलने वाला है सपोज इन 30th अप्रैल को। तो क्या होगा, पैसे आज जनवरी में चाहिए पर बिल जो है उसका ड्यू डेट तो अप्रैल है। तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन क्या करेगा, दैट इंडिविजुअल, दैट पर्सन विल अप्रोच द बैंक एंड वो क्या करेगा, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को सबमिट करेगा, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज द बैंक विल provide them with the money. But for example, the bill is of 10,000. The amount of the bill is of 10,000 and the bank will not give all the 10,000 to that individual or to that person. Bank will deduct the discount amount. For example, 10,000 का बिल था तो बैंक ने सिर्फ 9,000 दिया वो पर्सन को, वो इंडिविजुअल को, तो 1,000 का डिस्काउंट हुआ। अब ये बिल का ड्यू डेट कब का है, 30 अप्रैल का है, ले और बैंक का ईयर एंड होता है 31 मार्च। ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। और बैंक, तो ये सिचुएशन में ना, व्हाट इज दिस रिबेट, आई विल एक्सप्लेन यू। दिस रिबेट on bill discounted is that amount. This is the amount of the, this is the amount. 1 minute. Sorry. So what was I saying? Rebate on bill discounted. This is that part of the discount which the bank charges on the bills discounted, but it falls on the next फाइनेंशियल ईयर। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया, जनवरी 1 को बिल 10,000 का है, वो बैंक को मिला, तो ये बैंक ने क्या किया, बैंक ने 9,000 रुपीस जो है पर्सन को दिया, 9,000 दिया, 9,000 ऑन बिल गिवन। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट जो बैंक ने चार्ज किया विच इज इक्वल टू ₹1,000। अब when is the due date of the bill, due date of the bill
is on 30th April. So ये जो 1000 रुपीज मिला है, ये कितने मंथ्स के लिए रुकने के लिए? आज क्या किया है बैंक ने, वो पर्सन को पैसा आज जैन को दिया है, लेकिन when is the money, बैंक ने पैसा, 1 मिनट, very sorry for the disturbance. See now, where was I? 1st January, the amount of the bill was 10,000, but the bank gave only 9,000 to the person and charged discount of 1,000. Now the due date of the bill is 30th April. And what is the year end? Year end of the bank is 31st March. So 31st मार्च के बाद, लेकिन ये बिल जो है, इसके लिए ये जो बिल बनाया था वो कब तक के लिए? 31st मार्च, मतलब कितना मंथ्स है? जनवरी को बिल बैंक को मिला, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मीन्स हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. एंड ईयर एंड कभी है? ईयर एंड 31st दिसंबर में है, दैट इज 3 months में. और रिबेट हम यहाँ पे बोलते हैं आफ्टर द ईयर एंड, जितना महीने के लिए हमें रुकना पड़ता है, रिबेट इन ऑन बिल डिस्काउंटेड ईयर इज हाउ मच? 1 month. मतलब ईयर एंड नॉर्मली हमारा इन द फाइनल अकाउंट्स हम क्या मानते हैं कि हम लोग फाइनल अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का इनकम लेते हैं और करंट ईयर का एक्सपेंस लेते हैं, कुछ भी लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का नहीं लेते. तो यहाँ पे पूरा 1000 रुपया बैंक को 1st जन को ही मिल गया, मतलब डिस्काउंट तो पूरा चार्ज किया, इसको बिल के बदले में सिर्फ 9,000 दिया एंड बिल 10,000 का था, तो 1,000 का डिस्काउंट चार्ज किया. पर ये 1,000 का जो डिस्काउंट चार्ज किया है ये 4 months के लिए है, जिसमें से 3 month के बाद इज द न्यू ईयर, दैट इज 1st April से 30th April इज द न्यू फाइनेंशियल ईयर. तो हमें जो आज के दिन में, हमें जो 1st जनवरी में ही नेक्स्ट ईयर का भी जो इनकम मिल चुका है, उसे हम बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट. बट हम फाइनल अकाउंट में कुछ भी नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड नहीं करते. तो ये जो 1 month हमें एक्स्ट्रा मिला है करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर का इनकम मिल चुका है, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, और हम फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंस ही लेते हैं. ये 1 month का जो हमें
रिबेट हुआ है ये माइनस होगा, क्योंकि ये इनकम जरूर है पर ये इनकम नेक्स्ट ईयर का इनकम है। दिस इज अ प्रीपेड इनकम, हमें जो एडवांस में मिल चुका है इनकम, ये वो इनकम है। तो इसको हम क्या करते, इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से। तो ये जो रिबेट है जो हमारे पास, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 4,90,000, ये क्या होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए फ्रॉम द डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जो हमें टोटल डिस्काउंट मिला है 14,60,000 का, इसमें से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब ये 14,60,000 में 4,90,000 तो नेक्स्ट ईयर का इनकम है। तो ये नेक्स्ट ईयर के इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो यहाँ पे देखो कैसे दिया है, यहाँ पे बोलते हैं कि डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो नेट अमाउंट है। नेट अमाउंट मतलब ऐसा होता है कि इसमें ऑलरेडी रिबेट माइनस हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का टैलीड अमाउंट, ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस नहीं है, क्यों इसमें टैली अमाउंट कुछ भी नहीं, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड है 14,60,000, इसमें रिबेट एडजस्ट नहीं हुआ है, इसमें रिबेट माइनस नहीं हुआ है और हम अलग से माइनस करेंगे। अगर ऑलरेडी माइनस हुआ होता तो ये अमाउंट देने का जरूरत ही नहीं था। अगर इन्होंने यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया है, इसका मीनिंग यही है कि ये अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है। अगर ये ट्रायल बैलेंस टैलीड होता तो इसको देने का जरूरत ही नहीं होता। अब जब ये इंफॉर्मेशन दिया है, इसका मीनिंग है कि ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है। तो ये जो टोटल डिस्काउंट हमें मिला है 14,60,000, इसमें नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ईयर के डिस्काउंट को हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। मतलब व्हाट इज दिस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इट इज नथिंग बट प्रीपेड डिस्काउंट। मतलब हमें नेक्स्ट ईयर का बिल डिस्काउंट जो है वो भी दिया गया, मतलब हमने जो टोटल डिस्काउंट मिला है उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। अगर नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है तो करंट ईयर फाइनल अकाउंट्स में नहीं आना चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर का जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब आना चाहिए। तो इसलिए करंट ईयर में से इसको माइनस करना है। इसके बाद वी हैव कमीशन, कमीशन एक्सचेंज, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। ये क्या है, ये बैंक को जो कमीशन नॉर्मली बैंक को कमीशन मिलता है बिकॉज बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट। तो ये जो कमीशन रिसीव्ड है, मैंने बोला था एडवांसेस के अलावा जो भी इनकम रहेगा बैंक को वो अदर इनकम में आएगा। तो ये कमीशन जो है वो अदर इनकम है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में भी बैंक का जो एक्सपेंसेस साइड है वो दो ही है। उसमें देखो बैंक का इनकम भी दो है, बैंक का एक्सपेंसेस भी दो है। एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में तो नहीं आ सकता। तो जितने भी सारे एक्सपेंसेस है अदर देन इंटरेस्ट, सब कुछ किस में आता है, सब कुछ इंटरेस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंसेस है वो सबको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। लेकिन हमने लास्ट टाइम में रीड किया था एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस करके कोई हेड नहीं है, तो अदर एक्सपेंसेस में हम एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस दिखा सकते हैं। इसके अलावा वी हैव डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इनकम है बैंक का मेजॉरिटी इनकम किससे आता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस से, और दूसरा बैंक क्या करती है जब भी किसी को अर्जेंट नीड होता है मनी का, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर उसने सबमिट किया तो उसको वो बिल्स को एक्सेप्ट करती है, बैंक उसको रख लेती है और बदले में डिस्काउंट चार्ज करके उसको बाकी का अमाउंट पे करती है। तो बिल डिस्काउंट और बिल डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है ये भी हम लोग किसमें लिखते हैं, इंटरेस्ट अर्न्ड का जो शेड्यूल है उसमें डिस्काउंट भी आ जाता है।
इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक बिजनेस अकाउंट होल्डर्स करंट अकाउंट होल्डर्स को देती है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक के लिए इनकम है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कैश क्रेडिट इज सिमिलर टू बैंक ओवरड्राफ्ट. And what is this current account? Current account is a deposit. जब बैंक को अकाउंट होल्डर्स क्या करते हैं, अगर कोई बिजनेस अकाउंट होल्डर है, करंट अकाउंट आर ओपन्ड बाय बिजनेस मैन, बिजनेस द पीपल हु कंडक्ट बिजनेस, एंड बैंक अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकती है ऑन करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट पे किया वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है। इसके बाद ये साइड में देखो रेंट एंड रेट्स। इंटरेस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दोनों में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट अर्न करती है बैंक, तो इंटरेस्ट अर्नड में आएगा। इसके बाद डायरेक्टर फीस एक्सपेंस है। एक्सपेंस में दो ही है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये डायरेक्टर फीस विल कम इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑडिटर फी विल कम इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टू लेंड लोन। तो बैंक जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो डिपॉजिट होल्डर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट ये जो पेड है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएगा। इसके बाद वी हैव पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगेन एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। फिर सन्ड्री चार्जेस, ऐसा तो कुछ हेड नहीं है, पर सन्ड्री चार्जेस मतलब अदर एक्सपेंस, तो सन्ड्री चार्जेस जो है वो अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹4 lakh. Bad debts to be written off amounted to ₹4 lakh. तो बैड डेट्स जो है उसके लिए अलग से हेड तो नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, पर बैड डेट्स भी P&L अकाउंट में आता है। तो बैड डेट जो है 4 लाख वो भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लेकिन अगर यहाँ पे होता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ पे आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, जो P&L अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें क्या आता है, सबसे पहले इनकम आता है। इनकम में दो चीज आते हैं, इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट अदर इनकम। और एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर वी हैव प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, पर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में क्या आता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में दिया है तो वो भी किधर आएगा, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में आएगा। पर यहाँ पे बैड डेट्स दिया है, बैड डेट्स कितना है 4 लाख, ये कहाँ पे आएगा, ये बैड डेट्स मतलब एक्सपेंस। एक्सपेंस का दो हेड है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट तो नहीं है बैड डेट्स, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा बैड डेट्स। लास्ट पॉइंट सेज, second last point says that provision for taxation may be made at 55% of net profit. Provision for taxation may be made at 55% of net profit. तो टैक्सेशन कितना परसेंट है, नेट प्रॉफिट का 55%। तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, पर यहाँ पे तो टैक्स का परसेंटेज दिया है, पर हमें तो अमाउंट चाहिए, तो वो हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है ये पॉइंट क्वेश्चन में रहने दो या नहीं रहने दो, कंपलसरी है कि हर एक बैंकिंग कंपनी को
कंपल्सरीली 25% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक बार हमें हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट का 25% जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और अगर क्वेश्चन में अदर रिजर्व ट्रांसफर दिया रहेगा, प्रोपोज डिविडेंड दिया रहेगा, तो वो भी हम ट्रांसफर करेंगे। पर ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है और रिमेनिंग मनी पूरा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा और वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आएगा अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके बाद मतलब ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी हैव इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट लोन पे जो मिल रहा है वो तो इनकम है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अर्न्ड जो है हमारे पास शेड्यूल नंबर 13। अभी देखो देर आर 4 schedules which come in the profit and loss account. Total there are 16 schedule including balance sheet and profit and loss account. 1 to 12 schedules come in the balance sheet and schedule number 13, 14, 15, 16 come in the profit and loss account. तो शेड्यूल नंबर 13 में सारा जो भी हमने इंटरेस्ट अर्न किया है वो आएगा। तो हमने कौन सा इंटरेस्ट अर्न किया है, इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना मिला, क्वेश्चन में जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 25,90,000। अब 25,90,000 में 3 जीरो कैंसिल करो, कितना बचता है 2590। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है 2590। उसके बाद क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद एक काम करती हूँ मैं इसको इधर लिखती हूँ एक लाइन नीचे ताकि अच्छी से हो जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 2590। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बैंक को मिलता है या बैंक इंटरेस्ट पे करती है। अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक में तो आपको इंटरेस्ट मिलता है या आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ पे हम सिर्फ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अगर बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट किसी कस्टमर का ओपन किया है तो कस्टमर बैंक को पैसा देता है और बदले में बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अमाउंट क्या है, 3 जीरो माइनस करके 2750, क्योंकि 3 जीरो तो हम माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इधर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है 1750 ना, 2750। तो लिखेंगे 2750। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है। ये रिबेट तो नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट है जो हमें अभी से हमने मिल गया है हमें, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल बताया मिस्टर एक्स समझो, he came to the bank on 1st January. He discounted his bill on 1st January for 10,000. Bank charged interest of 1,000 and returned him 9,000. तो ये 1,000 1st Jan में रिकॉर्ड हो गया है। इसमें जो बिल का ड्यू डेट है 30th अप्रैल और बैंक का ईयर एंड है 31st मार्च।
तो 1 मंथ जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कि नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करने वाला डिस्काउंट है वो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका फाइनल अकाउंट में रिबेट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, ये नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए, अभी नहीं दिखा सकते। रिबेट को हमें किस में से माइनस करना है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड में से रिबेट माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारा जो इनकम है उसमें है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, उसमें से हमें लेस करना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट का अमाउंट है, रिबेट का अमाउंट है 4,90,000। 4,90,000 में से हम 3 जीरो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 जीरो कम करेंगे तो 490 बचेगा। और बिल डिस्काउंटेड है 14,60,000, 3 जीरो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1460। बैंक के सारे अमाउंट को हमें क्या करना है, उसमें से हमें 3 जीरो कम करना, तो ये कितना हो जाएगा 1460। 1460 बराबर है ना 1460। इसमें से जब हम 1460 में से, मैं ब्रैकेट में बताती क्योंकि ये लेस वाला है ना, तो माइनस करके कितना आता है 1460 माइनस 490, इट बिकम्स टू 970। इसके बाद और कुछ है क्या देखते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के बाद है कमीशन। कमीशन इज बिकॉज बैंक एक्ट्स एज अ एजेंट, कमीशन बैंक को मिलता है, बट कमीशन इज नॉट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिस्काउंट जो एडवांसेस में हम लिखते हैं वो सब कुछ इनकम अर्न्ड में आता है, लेकिन ये जो कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज है, profit on revaluation of investment, profit on sale of investment, profit on sale of fixed asset, minus losses in everything, ये सब कुछ हम अदर इनकम में बताते, पर ऐसा कुछ तो है नहीं, क्वेश्चन में सब कमीशन है, तो कमीशन कम्स इन अदर इनकम। तो यहाँ पे लिखेंगे अदर इनकम में इनकम का भी दो ही शेड्यूल है, एक कमीशन इंटरेस्ट अर्न्ड और दूसरा अदर इनकम। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज हम तीनों एक साथ लिखते हैं। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज का अमाउंट कितना है, कमीशन इज 82,000। अब 82,000 में से 3 जीरो लेस करो, कितना बचेगा 82। अब इसके बाद कमीशन के बाद क्वेश्चन में क्या है, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। अब एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस is what, establishment charges is not is expense। establishment charges मतलब expense को बोलते हैं, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में तो वो नहीं आएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 1 मिनट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है अदर एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है अदर एक्सपेंडिचर, उसमें हम लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, इट्स 5,40,000। तो 3 जीरो कम करके सिर्फ 5,40,000 लिखेंगे।
इसके बाद देखो क्वेश्चन में बिल डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, इनकम है, क्योंकि जब कोई बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करता है तो बैंक इंटरेस्ट डिस्काउंट चार्ज करती है। तो ये बैंक के लिए जहाँ पे 10,000 में 10,000 के बिल में सिर्फ 9,000 दिया, रिटर्न किया, 1,000 खुद के लिए रखा। जब भी बैंक को पेमेंट मिलेगा तो पूरा 10,000 मिलेगा, 1,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो क्या है, डिस्काउंट। income to the bank. Interest on cash credit also is a income. Cash credit facility similar to bank overdraft, जहाँ पे आपको आपके अकाउंट के ऊपर जैसे मिलता है आपको, मतलब अकाउंट होल्डर्स, करंट अकाउंट होल्डर्स को मोर देन द अमाउंट इन देयर अकाउंट उतना पैसा मिलता है जो जिसके ऊपर बैंक बाद में क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इज income, interest on cash credit। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट का अमाउंट क्या है, 22,30,000। 22,30,000 में 3 जीरो ओमिट करेंगे तो कितना बचेगा, 22,30,000 में 3 जीरो कट करेंगे तो 2230 बचेगा। इसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट इज एन डिपॉजिट। जब बैंक को पैसे की जरूरत, मतलब बैंक को पैसे कैसे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट। तो ये पैसे पे बैंक इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट पेड मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का जो शेड्यूल है वहां जाके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है, 4,20,000, पर हम 3 जीरो कट करके सिर्फ 4,20,000 लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन का ये साइड तो हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, नाउ वी कम टू द अदर साइड। दिस इज नॉट डेबिट क्रेडिट, जस्ट जगह बचाने के लिए थोड़ा इधर लिखा, थोड़ा बाजू में लिखा, नहीं तो जगह ज्यादा जाता था इसलिए। दिस इज नॉट डेबिट क्रेडिट। रेंट एंड रेट्स, एक्सपेंसेस है रेंट एंड रेट्स। तो एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास दो ही हेड है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे इसको, बिकॉज ये इंटरेस्ट तो नहीं है। तो 1,80,000 में 3 जीरो लेस करो तो कितना बचेगा, 1,80,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे रेंट रेट्स, रेंट रेट्स, टैक्सेस। कितना है रेंट रेट टैक्सेस, 1,80,000 है, 1,20,000, 1,80,000 है। रेंट एंड रेट्स is what, rent rates 180। इसके बाद what we have, इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास है इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बैंक के लिए इनकम है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 15,40,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 15,40,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 15,40,000। यहाँ लिखेंगे 3 जीरो कट करो, 15,40,000 में 15,40,000 में हमने 3 जीरो कट किया तो कितना बचता है, 1540। फिर हमारे पास है डायरेक्टर फी, ऑडिटर फी। कितना अमाउंट है, 3 जीरो कट करने के बाद 3 जीरो कट करो, 30,000 में से 3 जीरो कट किया तो 30, 12,000 में से 3 जीरो कट किया तो 12। तो डायरेक्टर फी एंड ऑडिटर फी एक्सपेंसेस है,
पर एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टर्स फीस 30 और ऑडिटर फी कितना है। आपको मैंने बोला था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको याद करके भी लिख सकते हैं ऑर्डर में, या तो हम ऐसे भी लिखेंगे तो ठीक है। टोटल अमाउंट करेक्ट होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट है, ये इसके थ्रू पब्लिक से पैसा मिलता है, तो बैंक क्या करती है पीरियोडिकली ये सेविंग बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है 6,80,000। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के शेड्यूल में जाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक deposit. Interest on saving bank deposit. How much is the amount? Interest on saving bank deposit is 6,80,000. 6,80,000. 1 minute. 6,80,000 में 3 0 गया, 6,80,000. तो 6,80,000 में 3 0 गया तो it will be 680. Yes, 1 minute. See here, where we is interest on saving bank account is an expense for the bank because bank has to pay interest on saving bank. Then we have postage and telegram. So postage and telegram is an expense. So expense here 14,000, 30 ओमिट करना है, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम इधर लिखेंगे। इंटरेस्ट तो नहीं है, इंटरेस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस रहेगा वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 14,000, 30 कट किया तो 14 बचा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 29,000. So printing and stationery also is a expense, but because it is not a interest expense, हम उसे interest expended में नहीं लिखा सकते। वो printing and stationery कितना है अमाउंट 29,000. This is how much 29,000. So 29,000 इधर लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 3 0 29 में कम करो तो हो जाएगा 29, हो जाएगा 29 में 3,000 में 3 0 कम किया तो 29। इसके बाद हमारे पास लास्ट थिंग व्हाट इज रिमेनिंग इन द क्वेश्चन इज control set 1 minute. Sundry charges 17,000. Sundry charges मतलब अदर एक्सपेंडिचर
सन्ड्री चार्जेस मतलब होता है अदर एक्सपेंडिचर। हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस जो है अदर देन इंटरेस्ट हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखते हैं। उसके बारे में सब कुछ दिया गया है, क्या क्या रहेगा आप फॉर्मेट देखोगे तो उसमें दिया गया है। और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के बाद इधर लिखेंगे सन्ड्री चार्जेस, जिस हाउ मच 17, सन्ड्री चार्जेस इज 17,000, 30 कम किया तो 17 बचा। इसके बाद अभी हमारा सारा पोस्टिंग हो गया। अब क्या बचा है, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹4 लाख, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹4 lakhs. So bad debts to be written off is 4 lakh, and 4 lakh हम किधर लिखेंगे, ये 4 lakh bad debts मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस में दो हेड है, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बैड डेट्स जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं है, तो बैड डेट्स भी किधर आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। और किधर लिखेंगे हम, अदर एक्सपेंस में, बिकॉज बैड डेट्स के लिए अलग से हेड नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबके लिए हेड है, लेकिन बैड डेट्स के लिए कोई भी हेड नहीं। 4 लाख है तो मतलब 3 0 कम करेंगे तो 400 बचेगा। अब ये तीनों को ऐड करो, 540, 17 और 400, तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 9,57,957। इसको सबको ऐड करो, एक मिनट, ऐड 540 plus 17 plus 400, you will get 957. So 957 is the total. So ये 957 को किधर लिखेंगे, ये पूरा क्या है, अदर एक्सपेंडिचर, जो कि किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। और इसका अमाउंट है 957, इसका अमाउंट है 957। इसके बाद लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बी मेड एट 55% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 55% ऑफ नेट प्रॉफिट, पहले नेट प्रॉफिट तो मिल जाए तभी तो टैक्सेशन निकाल सकते। तो अभी हमने हर एक सारे शेड्यूल्स बना लिए। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना है, देखो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट हमने अर्न कितना किया, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट अर्नड इज 2590 प्लस 2230 प्लस 1540, उसके बाद 1460 दैट इज डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड में से हमने रिबेट माइनस किया तो हमें मिला 970। ये सबको ऐड, ये दोनों को ऐड किया और क्या किया, और इसके बाद क्या, इसको ऐड किया 970 को, सबको ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है, आर यू गेटिंग द आंसर, 7330, आर यू गेटिंग दिस आंसर, 2950, again I am telling you all to solve this, 2590 plus 2230 plus 1540 plus 970 which is equal to 7330। तो ये हमारा जो पहला शेड्यूल है उसका टोटल हमें कितना मिला, दैट इज शेड्यूल नंबर 13 का टोटल मिला 7330। तो शेड्यूल नंबर 13 हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है 7330। इंटरेस्ट अर्न्ड का टोटल क्या मिला 7330। इसके बाद शेड्यूल नंबर 14 दैट इज अदर इनकम, उसका शेड्यूल का टोटल मिला 82 बिकॉज ओनली वन आइटम इज देयर, सो टोटल सिर्फ उसका निकालना है। तो कितना मिला 82।
तो अदर इनकम कितना मिला, इधर लिख दिया। अदर इनकम का टोटल है 82। दोनों को ऐड करो बिकॉज और कुछ नहीं है, प्लस 82, तो टोटल मिल जाएगा 7412। दोनों को ऐड करो, हमें मिल गया कि ट्रिनिटी बैंक जो है उसको पूरे साल में टोटल इनकम मिला 7412। दो ही शेड्यूल है इनकम का, एक तो इंटरेस्ट अर्न्ड और दूसरा अदर इनकम, जो कि हमने टोटल किया तो हमें मिला 7412। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या है, वी हैव total of schedule number 15. Schedule number 15 is interest expended. So interest expended का total निकालो, 2750 plus 420 plus 680, हमें आ रहा है 3850। How much are we getting? 3850। तो इधर लिखेंगे 3850, 3850. So 3850 is what? Interest expended, schedule number 15. तो इधर लिखेंगे 3850। इसके बाद लास्ट में बचा शेड्यूल नंबर 16, that is operating expenses. शेड्यूल नंबर 16, that is शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका टोटल निकालो, इसमें क्या क्या है, 180 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 29 प्लस 957, क्या आपको मिला 1222। इसका टोटल मिला 1222। 1222। तो आई गो अबाउट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल मैंने लिखा 1222। नाउ वी गो टू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जाएंगे और देखिए नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो माइनस टोटल एक्सपेंसेस करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, और उसमें से जब टैक्स 55% माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले तो नेट प्रॉफिट फुल फॉर्म में लिखती हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, हमें हम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल इनकम कितना मिला हमें, 7412। टोटल इनकम मिला हमें 7412। इसमें से माइनस करेंगे, 7412 में से माइनस करेंगे, दो एक्सपेंसेस ही हमें पता है, 3850 एंड 1222। तो माइनस करेंगे 3850 और माइनस करेंगे 1222। माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो हाउ मच इज द अमाउंट कमिंग, 7412 माइनस 3850 माइनस 1222, हमें आंसर आता है 2340। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें लेस टैक्स करना है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन
विच इज हाउ मच 55%। तो निकालो 55% इंटू 2340, 55% निकालो, ये अमाउंट का 23, बिकॉज टैक्स परसेंट इज 55, तो ये आ जाएगा 1287, 1287। तो टैक्स मिल गया, टैक्स इज हाउ मच 1287, हमें टैक्स ही चाहिए था, तो माइनस करके जो अमाउंट मिलता है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट हमारे लिए ये जो हमने पूरा फाइंड आउट किया इसमें हमें सिर्फ यही चाहिए था, तो 55% तो दिया है, तो ये 55% किसका निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 55%, जो कि हमें मिला 1287। सो हमें टैक्स मिल गया। लेट अस गो अहेड एंड राइट टैक्स किधर लिखना है, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में 1287। तो ये लिखने के बाद अब हमें टोटल आएगा, क्या लिखा हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें शेड्यूल से मिला, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें शेड्यूल से मिला, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में हमने क्या लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये क्या है हमारा वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में मिला। अब इसके बाद टोटल निकालो, 93850 प्लस 1222 प्लस 1287, हमें आ जाएगा 6359। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो प्रॉफिट है या लॉस है उसके लिए नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर कैसे मिलेगा, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, तो 7412 माइनस 6359 करो, हमें आ जाएगा 1053। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर फॉर द ईयर है। पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसको नील रखो, कुछ भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस बॉट फॉरवर्ड नहीं है, प्रॉफिट लॉस बॉट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है। तो ये टोटल अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया होता तो उसको इधर लिखते, दोनों को ऐड करते तो टोटल आता। अब ये टोटल और ये टोटल हमेशा सेम रहेगा, ये टोटल, क्योंकि जितना हमारे पास टोटल प्रॉफिट है उसमें से ही हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएशन के बारे में क्या बोला है, कितना परसेंट एप्रोप्रिएशन है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्या है जितना भी प्रॉफिट ऑफ द ईयर होगा, दैट इज प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट, लॉस में तो एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जितना भी होगा उसका 25% हमें क्या करना है, इसका 25% हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में जब ट्रांसफर करना है तो निकालो, अमाउंट निकालो, 1053 का 25% कितना होता है, 263.25। तो ये मिल गया हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व। कुछ भी अदर रिजर्व का एप्रोप्रिएशन नहीं दिया, गवर्नमेंट रिजर्व का एप्रोप्रिएशन नहीं दिया, तो बचा हुआ पैसा जो भी रहेगा, हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया 263.25 और हमारा टोटल प्रॉफिट हमारे पास जो है वो है 1053, तो बचा कितना, 789.75, ये कहा जाएगा बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। तो ये इसके साथ दिस सम इज ओवर। आई रिपीट वंस अगेन, हमारा पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है, इनकम में दो है,
इंटरेस्ट अर्नड, जिसमें हम इंटरेस्ट का इनकम, डिस्काउंट, एडवांसेस में जो इंटरेस्ट मिलता है वो, एडवांसेस में डिस्काउंट और बिल भी आ जाता है, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अर्नड में आएगा। बाकी सारा इनकम इस अदर इनकम। एक्सपेंडेड में इंटरेस्ट पेड ऑन टू अभी इंटरेस्ट कब किधर किधर पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे डिपॉजिट्स में और इंटरेस्ट पे करेंगे बोरोइंग्स में। बोरोइंग किससे करेंगे, आरबीआई से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो वो कुछ भी रहेगा तो इट विल कम हियर। एंड उसके अलावा जो भी एक्सपेंस है इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल नंबर 16 प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट को ऐड करो, ये दोनों में से ये टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट लॉस बॉट फॉरवर्ड क्या, ये लास्ट ईयर का अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो ब्रैकेट में, प्रॉफिट होगा तो विदाउट ब्रैकेट में, दोनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। और ये अमाउंट और लास्ट का टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। और इसमें से हमें क्या करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में हमेशा करंट ईयर प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है ना, इसका 25% हमेशा इधर ट्रांसफर होगा। बाकी ट्रांसफर टू अदर रिजर्व एंड ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड ये क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, नहीं है तो ये नील ही रहेगा। और बाकी का जो भी अमाउंट है इट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। तो इसके बाद दोनों को ऐड किया तो वो यही अमाउंट रहेगा 1053 एंड विद दिस सम इज डन।